मुझे लगता है कि सब रक्षाबंधन में गए हुए हैं। कहाँ तक हम लोग लास्ट हुआ था? राजनीतिक व्यवस्था बता दिए थे। अच्छा, कंप्लीट हुए था ना? ठीक है। और कहे 3 दिन का छुट्टी था जी। क्वेश्चन 1 और दिन 3 फिर भी नहीं बन पाया। ये तो वही 16 नहीं, हम बोले थे कि वैदिक सभ्यता का जो है, वैदिक सभ्यता का क्या क्वेश्चन दिए थे? ठीक। हाँ, तो जो पूरा वैदिक ग्रंथ में सिर्फ यही 4 वेद आएगा। जब वैदिक ग्रंथ बात किए तो फिर 4 वेद नहीं आएगा, सारा आ जाएगा। आर्नियक से लेकर उपनिषद तक आ जाएगा, सारा आ जाएगा। और आज का जो हिंदू धर्म है वो उसी पर आधारित है। वैदिक जो धर्म है, वैदिक जो ग्रंथ था, उसी ग्रंथों पर आधारित आज का हिंदू धर्म है। हाँ हाँ, मतलब सबका होल आपको बताना है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग का है वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक वर्गीकरण।
ठीक है। अगर हम लोग जो है अगर ऋग्वैदिक समाज को देखें तो ऋग्वैदिक समाज में जो है प्रारंभ में जो है वर्ग विभेद से रहित था। अगर हम प्रारंभ में देखें, प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। मतलब जो है वर्ग विभेद जो है प्रारंभ में वर्ग विभेद नहीं मिलता है ना। ऋग्वैदिक जो शुरुआती प्रारंभ में जो शुरुआत का पाठ था उसमें वर्ग जो है विभेद नहीं मिलता है ना। बाद में धीरे धीरे जो है वर्ण व्यवस्था जो है, बाद में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जो है बन जाता है। और जो है हम लोग जब देखते हैं, जब ऋग्वेद का जो है हम लोग जब मंडल देखते हैं तो मंडल में जो पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त, ठीक है, वह संभवतः 9वें मंडल में था। पुरुष सूक्त जो है इसमें जो है 4 वर्ण का जो है उल्लेख मिलता है ना। 4 वर्ण में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो मंडल में जो है पुरुष सूक्त में जो है 4 जो है वर्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन वर्णों का उल्लेख में जो है वो व्यवस्था नहीं बना था जैसे आज का व्यवस्था जो हम लोग बोलते हैं। उस समय जो है ये जो वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था था, ये कर्म आधारित था। कर्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था, ठीक है, कर्म आधारित। जो जैसा काम करता था उसको जो है वो वर्ण में शामिल हो जाता था। कोई सेना का काम कर रहा है तो क्षत्रिय में हो गया, कोई राजा का जब काम कर रहा है या सेनानी काम कर रहा है तो क्षत्रिय हो गया, कोई पूजा पाठ या मान लीजिए जो है यज्ञ वगैरह करवा रहा है या नॉलेज उसको ऋग्वेद का है तो ब्राह्मण हो गया, जो खेती वगैरह कर रहा था एग्रीकल्चर वैश्य हो गया, जो तीनों वर्णों का जो है सेवा कर रहा था या और भी जो कार्य कर रहा था वो शूद्र हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। जन्म आप किसी में लीजिए, मान लीजिए आपके फादर जो है, फादर किसी के मान लीजिए कि जो है वो खेती कर रहे हैं, बेटा पैदा हुआ तो बेटा जो है यज्ञ वगैरह कराने लगा, तो फादर भले वैश्य हो गए या शूद्र हो गए लेकिन बेटा ब्राह्मण हो रहा है, ठीक है। बेटी मान लीजिए जो है, बेटी जो है मान लीजिए कि जो है सेनानी के रूप में हो गई, सेना के रूप में, तो क्षत्रिय हो गई, समझ में। तो यहाँ पर कर्म आधारित, एक ही घर में जो है ब्राह्मण भी मिल रहा है, क्षत्रिय भी मिल रहा है और वैश्य और शूद्र भी मिल रहा है एक ही घर में, ठीक है। तो जन्म आधारित नहीं था बल्कि कर्म आधारित यहाँ पे वर्ण व्यवस्था था। और फिर आगे चलकर जो है उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में जो है ये वर्ण व्यवस्था क्या हो जाता है, वर्ण व्यवस्था जो है ये जन्म आधारित हो जाता है। जन्म आधारित, और यहीं से जो है कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जन्म आधारित हो गया। अगर उसके फादर अगर मान लीजिए कि क्षत्रिय हैं, सेनानी के रूप में है, तो उनका बेटा भी अब भले वो काम नहीं करे लेकिन सेनानी होगा। और फिर बाद में जो है काम भी जो है मोनोपोली बना लिया कि सेनानी का जो काम है या सिपाही का जो काम है वो कौन करेगा, क्षत्रिय ही करेगा। तो जो जन्म लेगा क्षत्रिय वंश में या क्षत्रिय वर्ण में तो वही जो है वो काम करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर जो है काम को भी क्या किया गया, मोनोपोली बना के रख लिया गया। अगर पढ़ाने का काम है तो ब्राह्मण है तभी पढ़ा सकेगा, दूसरा नहीं पढ़ा पाएगा, तो मोनोपोली बन गया अपना व्यवसाय का, समझ में। मतलब अब अगर शूद्र है तो वो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकता है, शूद्र है तो क्षत्रिय वाला काम नहीं कर सकता है, वैश्य है तो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकता है,
ठीक है। या राजपूत है तो ब्राह्मण काम नहीं, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण काम नहीं कर सकता, ब्राह्मण है तो क्षत्रिय काम नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे क्या किया कि पहले जो कर्म आधारित था अब जन्म आधारित कर्म बना दिया गया। जन्म जो वंश मिलेगा उसी में उसको कर्म मिलेगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में जो है ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया, और फिर यहीं से जो है भेदभाव जो है स्टार्ट होता है, भेदभाव यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हैं? क्या अन्य आधारित? जन्म आधारित है ना। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो उसमें, ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में, ऋग्वैदिक समाज या ऋग्वेद कालीन समाज कर लेना, ऋग्वेद कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, वर्ग विभेद से रहित था। जन के सभी सदस्यों की, जन के सभी सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। जन के सभी सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। उसी में लिखिएगा, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग, कहीं कहीं रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रारंभ में ऋग्वेद में तीन वर्णों का या वर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा शेष जनता, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शेष जनता वैश्य कहलाती थी, तथा शेष जनता वैश्य कहलाती थी। इन तीनों वर्गों में कोई कठोरता नहीं थी। इन तीनों वर्गों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन तीनों वर्गों में क्या बोले? अच्छा, एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो सकते थे। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हो सकते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में सामाजिक विभेद का ऋग्वेदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विजय। आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विजय। आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विजय आर्यों ने दासों और दसवों या दस्युओं भी लिख सकते हैं, दस्युओं या दसवों भी लिख सकते हैं। दसों या दस्युओं को जीतकर उन्हें गुलाम और शूद्र बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, शूद्रों का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, अच्छा 9वें मंडल लिखे हैं, नहीं 10वें मंडल गलती से लिखा। पुरुष सूक्त में हुआ है, पुरुष सूक्त में हुआ है। अतः ये प्रतीत होता है कि शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में हुई। ठीक है, मतलब अगर देखेंगे तो शुरुआती में जो है 3 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और जो है
बाद में जो है शूद्र का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये संभवतः यह अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वेद कालीन जो आर्य लोग आए थे तो वो 3 वर्गों में बट गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और बाकी जनता वैश्य कहलाती थी। जब यहाँ पे जो दस्युत हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना अनार्य जो थे, उनके ऊपर जब ये विजय प्राप्त किए तो उनको जो है ये शूद्र बना दिया। ठीक है, लेकिन आर्य शर्मा बोलते हैं कि जो है शूद्र में जो है वो जरूरी नहीं कि जो है जो यहाँ का मूलवासी थे वही थे, उसमें आर्य भी थे। आर्य में भी जो विषमताओं के कारण जो निचले दर्जे पर चला गया उसको भी जो है शूद्र में डाल दिया गया। ठीक है, तो शूद्र जो है बाद में जोड़ा गया है ना, बाद में उसको जो है एंट्री हुआ, और बाद में जो है शूद्रों को जब जोड़ने के बाद फिर बाद में उसको मोनोपोली बना के जो है उसको निचले तबके में डाल दिया। तो जो विषमता के आधार पर, जो आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर था उसको जो है निचले में जोड़ दिया, और जो थोड़ा मजबूत है उसको ऊपर में रखें। अब पूजा पाठ कर रहे ब्राह्मण मजबूत हैं, राजा क्षत्रिय बन रहे हैं वो भी मजबूत हैं, वैसे एग्रीकल्चर काम कर रहा है वो भी थोड़ा मजबूत है, और जो श्रमिक टाइप का काम कर रहा है, जिसको लेबर टाइप का काम दे दिए, खेतों में काम करना है या जो भी काम करना है, तो कमजोरी है ना, तो उसको जो है शूद्र में डाल दिए, शामिल कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखूं। श्रमिक वर्ग को ही नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिक वर्ग को ही सामान्यतः शूद्रों का दर्जा दे दिया गया। शूद्रों का दर्जा दे दिया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देवी सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। देवीय सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में देवीय सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहीं पे फर्स्ट टाइम जो है जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वहीं पे जो है इसका जो है व्याख्या किया गया है कि जो है जो वर्ण व्यवस्था वो देवीय सिद्धांत के द्वारा आधारित है। और यहीं पे जो है व्याख्या करते हुए बताया गया है कि ब्राह्मण जो है कहाँ से वो पैदा हुआ, मुख से, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य जो है जंघा से, और शूद्र जो है पेट से। ठीक है, तो ये जो है व्याख्या यहाँ पे किया गया है कि जो है कैसे जो है कैसे जो है जो उत्पत्ति हुआ है वर्ण व्यवस्था का। तो मुख से बोला गया कि जो है मुख से ब्राह्मण हो गया, भुजाओं से जो है क्षत्रिय हो गया तो एक बलशाली है, जंघा से जो है वैश्य हो गया, और शूद्र जो है पैरों से हो गया। जो है ये जो है व्याख्या कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो भी व्याख्या किया गया, लेकिन अभी तक जो है सामाजिक व्यवस्था में जटिलता नहीं आया है। मतलब जटिलता करने मतलब भेदभाव अभी उस तरह का नहीं है। व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर जो है उनको रखा जा रहा है। ठीक है, तो एक लाइन लिखोगे, ये लिख सकते हो कि परंतु इस समय वर्गों में जटिलता नहीं आई थी। परंतु इस समय वर्गों में जटिलता नहीं आई थी।
वर्गों में जटिलता नहीं आई थी तथा वर्ण व्यवस्था जन्मजात ना होकर व्यवसाय पर आधारित था। व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, यहीं पे जो है एक परिवार का एक सदस्य बताता है कि जो है सदस्य का मतलब एक वैदिक ऋषि थे अंगिरस का जो है कथन था कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, है ना, और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। समझ में? तो मैं कवि हूँ, मतलब पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पिता जो है वैद्य हैं, है ना, वेदों का जो है ज्ञाता है वो, और जो है मेरी माता जो है अन्न पीसने वाली है। तो माता जो है उनकी वैश्य हो गई, है ना, और ये ब्राह्मण हो गए। तो एक ही घर में जो है अन्न, अनाज पीसने वाली है। शूद्र, मतलब पैर से उत्पन्न होने वाला जो होते हैं व्यक्ति, उसको शूद्र बोला जाता है। मतलब इंडिकेशन है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, इंडिकेशन है कि जैसे बोला गया कि पैरों से उत्पन्न होने वाला शूद्र होता है। तो पैर से उत्पन्न होने वाला शूद्र कौन? तो शूद्र ही तो आगे चलकर जो है जब जातियों में खंडन हुआ तो फिर नहीं, वैश्य तो जंघा से हो गया ना। तो वैश्य जो हो गया आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया। मतलब जो है जो शूद्र का जो डिवीजन हुआ जातियों में, तो वही तो आके एससी और एसटी बन गया। पहले एससी था, एससी में दलित में ही सब शामिल होते थे, और फिर बाद में टूट के जो है ट्राइबल अलग हो गया और अनुसूचित जाति अलग हो गया। जाति और जनजाति, इसमें सिर्फ जन जुड़ा है ना, जनजाति। तो ये वैसे लोग थे जो मूल निवासी थे, जिनको शूद्र बना दिया गया। समझ में? इनको शूद्र बना दिया क्योंकि श्रमिक टाइप के लोग थे ना। और ये लोग जो है आर्यंस थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे। तो जो है इन लोगों ने अपना जो है राज्य स्थापित कर लिया, एग्रीकल्चर स्थापित कर लिया, संसाधन इनके पास था। तो हम क्या बोले, शुरुआत में देखोगे, शुरुआत में जब वर्ण व्यवस्था जो बटा, वो भी इकोनॉमिकल आधार पे बटा। जिसका मजबूत था ऊपर पहुंच गया, और जो कमज़ोर था नीचे आ गया। और आज भी जो है इकोनॉमिकल आधार पर ही देखेंगे तो है वाले जातियों का कॉन्सेप्ट खूब है, जम के हैं। जाति व्यवस्था चलेगा ही। जाति व्यवस्था को से बाहर निकलना है तो सिंपल सी बात है कि उसको इकोनॉमिकल जो व्यवस्था है ना, उससे उसको बाहर निकाल सकता है। जैसे आप इकोनॉमिकल व्यवस्था अच्छा करेंगे ना, ऑटोमेटिक वो फिर जातियों से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर वो जाति वाला भावना रहेगा नहीं, और दूसरे के अंदर भी नहीं रहेगा। जब तक कमज़ोर रहेगा तब तक उसके अंदर में रहेगा कि हम इस जात के हैं इसलिए कमज़ोर हैं। समझ में? और हम इस जात के हैं तो इसलिए कमज़ोर हैं, तो फिर जाति को दोष देगा। और जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल व्यवस्था अच्छा हो जाता, हर चीज़ उसको मिलने लगेगा, फिर जात का उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, समाज में भी प्रतिष्ठा मिलेगा, सोशल रिस्पेक्ट भी मिलने लगेगा। तो इकोनॉमिकल व्यवस्था अच्छा करना है, फिर अपने आप जो है सबको रेपुटेशन लगेगा। अब बन जाए वीडियो किसी भी जाति के हैं, ट्राइबल ही हैं, कौन मतलब है, वहाँ कितने भी बड़े बड़े जात वाले आएंगे तो ही वो आके झुक के सलाम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो है ओहदा बड़ा हो गया, इकोनॉमिकल और पावर दोनों पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपना इकोनॉमिकल और सोशल स्टेटस बेहतर करना, तो इकोनॉमिकल स्टेटस को बेहतर कीजिए, है ना। आप रोज़गार, बढ़िया रोज़गार मांगे, स्टेटस चेंज हो गया, या व्यवसाय करने लगे, अच्छा व्यवसाय करने लगे, तो आपके यहाँ श्रमिक को जरूरी थोड़े कि शूद्र ही होगा, जनरल कास्ट का भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, शूद्र भी होगा, सब होगा। समझ में?
अच्छा, ये जो कथन है अंग्रेज का, ये कस्बा मॉडल में कुछ में एक था। हाँ, नेक्स्ट, समाज में कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं था। समाज में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट उसी में, समाज में कोई भी विशेषाधिकार वर्ग नहीं था। शूद्रों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह सामान्य थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह सामान्य था। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गाय, घोड़े, के साथ साथ गाय घोड़े के साथ साथ दास दासियों के दान देने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। के दान देने के उदाहरण, गाय घोड़ों के साथ साथ दास दासियों के दान देने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था।
अच्छा, हम लोग बोले थे कि आज टेस्ट लेने के ना, बोले थे ना। अच्छा, हमको अभी याद आया, टेस्ट लेने के लिए हम लोग बोले थे, और पॉलिटी का टेस्ट लेना था आज। नहीं, अच्छा, तो तैयारी करके आए ही होंगे। नहीं, कब ले लेंगे? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो कहीं भी आप घरों में बैठ के दे लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव नहीं होता ना, सब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, अभी सब्जेक्टिव ले लेते हैं। क्या लेंगे? दिक्कत हो या ना हो उससे क्या मतलब हमको, मतलब लेंगे। हम बोला हुआ 3 दिन का समय दिया हुआ है, ऐसा है नहीं कि मतलब अटेंडेंस हम ले रहे हैं। 3 दिन पहले बोला हुआ था, हो सकता है बहुत लोग इसी कारण नहीं भी आया हो कि टेस्ट देना होगा, चलो भागो। चलो हम ब्रेक टाइम पे ले लेंगे। पॉलिटी में कोई टॉपिक नहीं दिए थे? ठीक, टॉपिक नहीं दिए थे। टॉपिक दिए थे? नहीं दिए थे ना। तुम लोग जो पढ़े हो उसी में से देंगे, जो तुम लोग पढ़े हो उसी में से दे देंगे। ऐसा थोड़े कि टेस्ट दे दो, खराब लिखोगे तो फांसी दे देंगे, ऐसा नहीं है। अरे खराब जाएगा जाएगा, क्या दिक्कत है? तो डरते क्या हो तुम लोग? ऐसा थोड़े, डरना क्या है? गलत सही जो आता लिखना है। चलो आर्थिक व्यवस्था करते हैं इसका, उसका कंप्लीट हो जाएगा ये हम लोग का। आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो ऋग्वेदिक लोग अभी बहुत ज़्यादा कुछ वैसा निकल कर नहीं आता है। तो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे तो ज़्यादा निर्भर कहाँ थे? पशुपालन पे, क्योंकि उनका काम ही था पशुपालन। और चूँकि बोला ही जाता है कि जो वो मध्य एशिया से जो है वो आए थे, तो वहाँ से माइग्रेट किए ही थे इसी कारण कि जो है वो चारागाह के लिए जो है अलग अलग स्थानों में भटकना स्टार्ट किए, और भटकते हुए जो है भारत के सीमा में घुस गए। और यहीं पर चूँकि यहाँ पे नदियों का किनारे वाला जो है जो मैदान था, वहाँ पे इनको जो है उपयुक्त जो है मिला चारागाह, तो जो है ये यहीं पर बस गए धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। ठीक है, तो बोला जाता है कि ऋग्वेदिक लोग जो है मुख्यतः क्या थे? पशुपालक थे मुख्यतः। अगर देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में मुख्यतः जो है ये पशुपालक थे, और जो है ये पशुपालक थे तो सिंपल सी बात था, स्थायी जीवन जो है, ठीक है, इनका जो है स्थायी जीवन अभी नहीं हो पाया था। स्थायी जीवन जो है इनका नहीं हो पाया था, है ना। और जहाँ जहाँ उनको चारागाह मिलता था कुछ दिन यहाँ रुकते थे, फिर कबीलाई जीवन जी रहे थे ना, तो कबीला बना दिए, एक जगह बसा दिए, और फिर वहाँ से दूसरे जगह चले गए। आज भी कुछ कुछ होता है, नट वगैरह का देखे होंगे, नट वगैरह देखें, नट, या हम लोग यहाँ पे झारखंड में गुलगुलिया भी बोलते हैं, है ना। तो उन लोग क्या करता है कि तो उन लोग कुछ कुछ करता है, जैसे पहले तो भालू वाला भी होता था नट, जो भालू का कर्तव्य दिखाता था, डांस वगैरह दिखाता था। तो मान लें कि इस क्षेत्र में आया, 1 महीना यहाँ पे बस गया, फिर यहाँ पे अपना दिखाया, फिर यहाँ से दूसरी जगह चल गया।
आज भी देखिएगा कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन अब रेयर हो गया। अब रस्सी पे वो लड़की चलती थी, वो सब नट नट का होता था, रस्सी पे चलती थी, हाँ, और गुलाटियाँ लगाते रहती थी। हाँ अब कुछ है, कुछ जो है, कुछ जनजाति है ना, जो औषधि बना के बेचता है ना, गाड़ी लगाता है, बंजारा टाइप का जो है, हाँ, खाना बदोश टाइप का। अब यहाँ पर रहा, यहाँ बेचा, फिर यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ बेचा, वहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ बेचा, इस तरह से वो चलते रहता है। ठीक है, इनका भी उसी तरीके का शुरुआत में था। ठीक है, ये भी जो है कभी जो है एक स्थान पर रुके, फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरे स्थान पर चले गए, तीसरे स्थान पर चले गए, चौथे स्थान पर चले गए। तो अस्थायी इनका जीवन नहीं था, है ना। शुरुआत में पशुपालन था, तो पशुपालन में जो है जीवन क्या था, अस्थायी था। ठीक है, और पशु ही जो है, पशु ही क्या था, इनका मुख्य जो है संपत्ति था। पशु ही जो है इनका मुख्य संपत्ति था। ठीक है, और पशु के लिए जो है कई शब्द प्रयोग किया गया है, खासकर जो है पशु में जो है गाय जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है पशु था, सबसे मूल्यवान जो है, मूल्यवान पशु जो कौन था, गाय था। गाय के लिए जो है कुछ वर्ड्स में मिलता है, गौ गवेशन, जैसे गाय के लिए बोला गया है गवेशन। ठीक है, एक वर्ड गवेशन मिलता है, गोशु मिलता है, गोशु, गव्य मिलता है ना, गव्य मिलता है। तो इस तरह जो है प्रयोग जो है शब्द का किया गया है। ये जो है पशु के लिए, गाय के लिए महत्वपूर्ण पशु जो है गाय है, और पशु के लिए जो है कई जो है वर्ड जो है यूज किया गया है। ठीक है, गाय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो था घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो है गाय के बाद जो है महत्वपूर्ण जो है पशु था। ठीक है, हो गया। पहला पॉइंट लिखो, ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः पशुपालक थे। वे स्थायी जीवन नहीं व्यतीत करते थे। वे स्थायी जीवन नहीं व्यतीत करते थे। दूसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने, ऋग्वैदिक लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने मकानों में रहते थे।
नेक्स्ट, ऋग्वेदिक लोग, ऐसे लिखिए, ऋग्वेदिक लोगों में कृषि कार्यों की जानकारी थी। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक लोग कुल्हाड़ियाँ, कटारे, ऋग्वेदिक लोग कुल्हाड़ियाँ, कटारे, कटार होता है ना काटने वाला, कटारे एवं खड़ग, खड़ग जो है ऐसे बना रहता है चांद के आकार का, आधा चांद जो होता है ना, खड़ग का इस्तेमाल करते थे। कुल्हाड़ियाँ, कटारे, खड़ग का इस्तेमाल करते थे, जो संभवतः कांसे की बनी होती थी, जो संभवतः कांस्य, सो क्या बोलते हैं, ब्राउन्ज, है ना, ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, कांसे की बनी होती थी। नेक्स्ट, भूमि को सुनियोजित पद्धति का भूमि को सुनियोजित पद्धति का नियोजित संपत्ति का रूप नहीं दिया गया था, नियोजित संपत्ति का रूप नहीं दिया गया था। मतलब बोलता है ना कि लैंड को प्लानिंग से जो है उसको संपत्ति का रूप दे देना, ठीक है। भूमि को सुनियोजित, ऐसे लिखो, सिंपल भाषा में लिखो, भूमि को सुनियोजित पद्धति में संपत्ति का रूप नहीं दिया गया था। सुनियोजित पद्धति में संपत्ति का रूप नहीं दिया गया था। हाँ, मतलब जैसे बोलता है ना कि लैंड को प्रॉपर्टी बनाना, तो लैंड को प्रॉपर्टी कब होगा, लैंड प्रॉपर्टी के रूप में भूमि प्रॉपर्टी का होगा तब ना आप उस पर जो है अपना अधिकार जमाइएगा। भूमि तो खुला हुआ ओपन है, कोई भी जाकर उस पर खेती कर ले रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। जब सुनियोजित तरीके से जो है प्लान व्यू में जब भूमि को हम प्रॉपर्टी बना लेंगे तो फिर प्रॉपर्टी पर अधिकार जो है आएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है। जैसे गाय पे है, तो गाय अभी इनका प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि मूल्यवान है, उसी पे ये लेन देन कर रहे हैं, उसी पे जो है एक्सचेंज का माध्यम है। भूमि आज के डेट में भूमि एक्सचेंज का माध्यम है ना, भूमि को हम एक्सचेंज कर देते हैं, भूमि देकर हम कैश ले लेते हैं, तो कैश फ्लो का साधन हो गया ना भूमि। जैसे सोना क्या हुआ है, सोना कैश फ्लो का साधन है, सोना आप दे दीजिए कैश मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कैश फ्लो का जो भी साधन है वो क्या, एक्सचेंज का माध्यम हो गया, जिससे आप जो है कैश फ्लो कर सकते हैं, या फिर उसके बदले में आप कुछ दूसरा चीज़ ले सकते हैं। आप किसी को भूमि दे दीजिए और दूसरा कुछ और ले लीजिए बदले में। तो उसमें गाय था, एक्सचेंज के माध्यम, आप गाय दे दिए और दूसरे से कुछ और ले लिए। मान लीजिए कोई रथकार है, तो रथकार रथ बनाया, तो उसमें तो मिलता है कारीगर का, तो रथकार रथ बनाया, तो रथकार तो रथ फ्री में नहीं देगा। तो रथ अगर लेना है आपको तो उसको मूल्य चुकाना होगा ना, तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो पैसा तो था नहीं उस समय, चल तो नहीं रहा था सिक्का का कितना मूल्य दे दे, तो उसके बदले में क्या होता था, गाय दे दिया जाता था कि लो भाई तुम्हारा 4 गाय हो गया, रथ हमको दे दो।
समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में विभिन्न शिल्पों की जानकारी भी प्राप्त होती है। विभिन्न शिल्पों की भी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में, उसी में लिखिएगा, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, चर्मकार, चर्म मतलब चमड़ा का काम करने वाला, हाँ, चर्मकार, एवं कारीगर आदि वर्गों की जानकारी प्राप्त होती है। आदि वर्गों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है इनका आर्थिक व्यवस्था हो गया। कुछ ज़्यादा है नहीं आर्थिक व्यवस्था में। पशुपालन है, कृषि कार्य वो जानते हैं, उससे परिचित है, लेकिन अभी बहुत बृहद तरीके से कृषि नहीं हो रहा है। कब होता है? उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है वृहद तरीका से होता। कब? लोहे का खोज होता है। लोहे का खोज कहाँ से हुआ था? लोहे का जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहे का जो है साक्ष्य जो है अंतर जिखेरा है ना, अंतर जिखेरा से जो है प्रथम लोहे का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। अंतर जिखेरा नाम नहीं सुने कभी? अंतर जिखेरा का नाम नहीं सुने हो? हमको लगा अंतर जिखेरा, सोचते सोचते अंतर जिखेरा पहुंच गया है। पुराना आदमी है। ठीक है, चलो हो गया ये लिखो। ऋग्वेदिक आर्यों का जो है खान पान, 2-3 पॉइंट और करके इसको कंप्लीट करते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का खान पान। ऋग्वेदिक आर्यों का खान पान, हाँ खान पान, खाते पीते क्या थे? पहला पॉइंट लिखो, ऋग्वेदिक आर्य ऋग्वेदिक आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे।
ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, भोजन में दूध, घी, दही, मांस, दही, मांस आदि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पीने के लिए जल नदियों तथा कृत्रिम पीने के लिए जल नदियों तथा कृत्रिम कूपों से प्राप्त करते थे। कृत्रिम कूपों, नलकूप टाइप का होता था ना, कृत्रिम कूपों से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, वे सोमरस नामक पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। सोमरस नामक पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ठीक है, तो सोमरस जो है बोला जाता था कि जो है एक पौधे से निकाला जाने वाला पदार्थ था, पेय पदार्थ था या रस था उसका पौधे का, और वो मिलता कहाँ था? हिमालय का जो है मंजुवत जो पर्वत है वहाँ पर जो पौधा मिलता था, और उस पौधे का रस निकाल कर जो है लोग पीते थे। जब धार्मिक उत्सव वगैरह होता था तो उस समय जो है सोमरस पीते थे। सोमरस मतलब जो है नशा लेने वाला था। एक और भी मिलता था सूरा, लेकिन सूरा जो है पीने पे पाबंदी था। मतलब लोग, हो सकता कुछ अलग टाइप का नशा हो, अफीम टाइप का, या फिर मान लीजिए पीने वाला ही था, पेय पदार्थ ही था, तो इसका प्रयोग जो है वर्जित था। लेकिन इसका उल्लेख मिलता है कि सूरा जो है पेय पदार्थ था जिसको पीने के लिए